स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून। आज की हमारी जो लेसन नंबर 9 क्लास 12 लेसन विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि एक बेहद सरल लेसन भी है, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। आपके पास इस पूरे लेसन की एक विशेषता है, टोटल एक ही प्रकार का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप उसका क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यह हो गया कि इस लेसन के न्यूमेरिकल इजी हैं, इतने कठिन नहीं है आपके पास। जिस प्रकार से लेसन नंबर 7 में 2 फॉर्मूलों से आपका काम हो जाता है, उसी प्रकार से यहां पर भी इस लेसन में जो अपना चल रहा है, आज अपने पास जो फॉर्मूला प्राप्त होगा वह उसी प्रकार के न्यूमेरिकलों को आपको देगा जो इस लेसन के लेसन नंबर 9 से रिलेटेड है। आज तक आने वाले पुराने क्वेश्चन पेपर के आधार पर आप देखेंगे जो फॉर्मूला आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसी फॉर्मूले को हम आगे भिन्न भिन्न रूप में पढ़ेंगे, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, इसी पर आधारित सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं यदि इस लेसन से सवाल आया है तो। ठीक है, लास्ट में हमारे पास 2 और महत्वपूर्ण टॉपिक बनेंगे, जिसमें एक प्रेरक तत्व होगा और एक अन्योन्य प्रेरक तत्व होगा। उन दोनों के फॉर्मूले बहुत आसान तरीके के होंगे, वो दोनों फॉर्मूले, उनसे भी न्यूमेरिकल आता है, लेकिन संभावना कम रहती है, क्योंकि वह खुद अपने आप में एक थ्योरेटिकल टॉपिक ले जाता है अपने पास। न्यूमेरिकल जब भी पूछा गया है, इन टॉपिकों से जो हम पढ़ने जा रहे हैं और आगे पढ़ेंगे, यही फॉर्मूला हमारा डिराइव रहेगा। आज का जो टॉपिक स्टूडेंट्स अपने पास है, वो कहता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण। समरूप मतलब कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए, हमने यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया इस प्रकार से। यह आपके पास है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक के आधार पर हम चलेंगे आज। टॉपिक में आपको कहा गया है एक चालक छड़ है जो गति करती है, जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना बनेगा वो आपको ज्ञात करना है। तो अपने पास स्टूडेंट्स यह एक छड़ है, इसको मैं नाम दे देता हूं AB। ठीक है, इस छड़ की लंबाई को मैं मान लेता हूं मेरे पास है स्मॉल l के रूप में। ये छड़ दाहिनी ओर v वेग से गतिमान है। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनिए। एक चालक छड़ मेरे पास है, ठीक है ना, AB मैंने नाम दिया, जिसकी लंबाई मेरे पास स्मॉल l है। यह चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गतिमान है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चूंकि चालक छड़ है, ऐसा ही संबंधित टॉपिक अपने पास पहले भी आया है लेसन नंबर 7 में। जब चालक छड़ की गति का अध्ययन करते हैं तो हमें कहते हैं कि एक भाग धन और एक भाग ऋण हो जाता है। कारण क्या होता है कि आप बोल रहे हो चालक बल, चालक, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें जो आवेश होंगे, ठीक है, जैसे सपोज ये भाग आपके पास है, यह ये दूसरा भाग है। यदि एक भाग पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता दूसरे भाग पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तो एक भाग पॉजिटिव और दूसरा भाग नेगेटिव हो जाता है। जैसे हमने ये कहा, सपोज हमने किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह बी सिरे से ए सिरे की ओर जा रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए ये भाग तो आपके पास पॉजिटिव रूप में प्राप्त हो गया। लेकिन इस भाग पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से ये भाग आपके पास नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। अब आप देखते हो कि दोनों सिरों के मध्य विभव अंतर मतलब विभवांतर की स्थिति में इस चालक छड़ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान हमें यहां ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़े। जैसा कि हम पढ़े हैं, मैंने आपको पूरा रीजन बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का रीजन क्या है, ठीक है ना। दोबारा से फिर सुन लीजिए बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में, कि जब आपने चालक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा, तो चालक छड़ के एक सिरे से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरे सिरे पर होता है। जिस सिरे से इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वह सिरा धनावेशित, और जिस सिरे पर जा रहा है वह सिरा इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दर्शाता है, जिससे एक सिरे पर तो इलेक्ट्रॉन की कमी और दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वह सिरा धन सिरे की भांति होगा, और जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह सिरा ऋण भाग की भांति काम करेगा। दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की स्थिति होने पर ही
आपके पास इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान हमें यहां हमारी इस वीडियो में ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो इन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार के बल लगते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के बल आपके पास प्राप्त होते हैं। तो हमने ये माना गतिमान आवेश पर, गतिमान आवेश Q पर, आवेश Q पर लगने वाला वैद्युत बल अपने पास होगा, वैद्युत बल Fe बराबर बनेगा QE। आप सदिश रूप ले रहे हो, वेक्टर लगा दीजिए आप इसमें। ठीक है ना, हम जानते हैं आवेश गतिमान है तो दो प्रकार के बल इस पर लगेंगे। दूसरा बल होगा अपने पास चुंबकीय बल, हमने इसको नाम दिया चुंबकीय बल Fm। आप बताएंगे कि Fm इक्वल टू आपके पास होगा Q V क्रॉस B के रूप में आपको प्राप्त होगा, नंबर 1, और यह नंबर 2 बनता है आपके पास। इसलिए हमने कहा नेट बल या परिणामी बल F बराबर होगा Fe प्लस Fm। समीकरण नंबर 3 आ जाइए आप समीकरण 1, 2 व 3 पर। हमने कहा F सदिश बराबर होगा Q E सदिश प्लस Q V सदिश क्रॉस B सदिश के रूप में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया है, ये आपके पास जो गतिमान आवेश है उस पर लगने वाला परिणामी बल है। याद रखना, 1 नंबर का सवाल है आपके पास कि गतिमान आवेश पर लगने वाला परिणामी बल लिखिए, तो आपका आंसर बनेगा F बराबर Q E सदिश प्लस Q V क्रॉस B। आप इसको U भी लिख सकते हैं। F सदिश बराबर होगा Q कॉमन E सदिश प्लस V सदिश क्रॉस B सदिश। ठीक है, ये भी अपने पास समीकरण नंबर बनती है 4 नंबर। जो भी हमारे पास यही रूप है, केवल हमने यहाँ पर Q को कॉमन ले लिया। मैंने Q पर सदिश नहीं लगाया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि Q जो कि एक आवेश है, अदिश राशि होती है, अदिश राशि पर सदिश नहीं लगता। हमने ये कहा, आगे बढ़ाते हैं पर इसको, चूंकि संतुलन की अवस्था में जब ये छड़ संतुलित है तो संतुलन की अवस्था में हम जानते हैं नेट बल, अवस्था में नेट बल का मान आपको 0 प्राप्त होगा। नेट बल अर्थात F सदिश बराबर आपके पास होगा 0, नंबर 5। हमने समीकरण 4 और 5 को बराबर किया तो हमें मिलेगा कितना? Q E सदिश प्लस V क्रॉस B। ठीक है ना, ये हमें मिलेगा बराबर किसके? 0। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं अपन, ध्यान से सुनना। इस समीकरण के आधार पर हमें ये मिलता है, यहां दो घटना मिलती है, या तो Q बराबर 0 हो या आपके पास E सदिश प्लस V सदिश क्रॉस B सदिश बराबर 0 हो। इन दोनों में से कोई एक घटना संभव है यहां पर, तो जल्दी से आप ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी घटना यहां संभव होगी। देखो, ये घटना कतई भी संभव नहीं होगी, एक प्रकार से संभव नहीं हो सकती, किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आप Q बराबर 0 लेते हो तो मतलब ही नहीं है ये प्रक्रिया पढ़ने का, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहां Q का मान 0 नहीं होगा। इस प्रकार से हमें मिलेगा। अतः हमारे पास ये स्पष्ट हो गया कि E सदिश प्लस V सदिश क्रॉस B सदिश बराबर होता है कितना? 0। या हम इसको लिख सकते हैं E बराबर होगा माइनस V सदिश क्रॉस B सदिश के रूप में। ठीक है, मैंने इसका मोड ले लिया, या मैंने E बराबर इसको लिख दिया VB। आप गेस करेंगे इसको कि मैंने E बराबर VB क्यों लिखा? माइनस चिन्ह कहां चला गया? सुनिए, चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति में स्थित है। क्रॉस का चिन्ह आता है, साइन 90 डिग्री बनेगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी।
ठीक है ना। आप कहते हैं सर माइनस चिन्ह कहां चला गया, तो माइनस का अर्थ आपके पास बन गया मोड लेने पर, परिमाण लेने पर आपके पास E बराबर हो जाता है V B के रूप में, ठीक है ना। E बराबर क्या हो गया V B। E अपने पास है विद्युत क्षेत्र, E अपने पास क्या है विद्युत क्षेत्र के रूप में है। अब हमें करना क्या है, हमें याद करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या करना है अपने को, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें यहां पर याद करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने लेसन नंबर हमारे 4 है विद्युत विभव, लेसन नंबर 3 सॉरी विद्युत विभव वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब आप किसी आवेश Q को परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य आप कहते हैं W बराबर Q इंटू V के रूप में, ठीक है ना। और कार्य ही ऊर्जा का रूप होता है जिसके आधार पर आप लिख सकते हो E बराबर होगा Q इंटू V। लेकिन उस फॉर्मूले को हम परिवर्तन करेंगे जिसके आधार पर हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। आपको ध्यान हो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, जिसके आधार पर अपने पास फॉर्मूला आया था E बराबर V इंटू डी या V बराबर E अपॉन डी, बात एक ही है। E बराबर V इंटू डी, V विभव और D आपके पास बनती है दूरी के रूप में। तो पहले तो ये देखो आपके पास आपने कौन सी राशि किस रूप में मान रखी है। देखो यहां पर E तो आपके पास है विद्युत क्षेत्र के रूप में, बात सही है। V आपके पास क्या है, V आपके पास है वेग ना कि विभव। B आपके पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं जो कि विद्युत ऊर्जा परिपथ में किए गए कार्य को व्यक्त करती है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अपने पास फॉर्मूला आ गया E बराबर V इंटू B। ये E अपने पास विद्युत क्षेत्र है, B अपने पास वेग है, B अपने पास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है ना। इस क्षण में अपने पास विद्युत क्षेत्र के कारण, जो अपने पास विद्युत क्षेत्र बना है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, इस विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण छड़ के दोनों सिरों के मध्य, दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो मैं एक परिभाषा आपको बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना। अतः हमने कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अपने को निकालना है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो हमने कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। हमने कहा प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात E बराबर होगा एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, ठीक है। देखो फॉर्मूला बना रहे हैं अपन, E बराबर कार्य W बराबर होता है E बराबर W बराबर बल इंटू विस्थापन। बल विस्थापन के रूप में छड़ की लंबाई है अपने पास है, आप जानते हैं एक बराबर होता है QE, ठीक है ना। अब Q बराबर क्या है आपके पास, 1, इसलिए E हो जाएगा। तो अपने इस फॉर्मूले को बनाया, E बराबर होगा स्मॉल e प्रेरित विद्युत वाहक बल है, 1 बराबर होता है QE, आपने Q रखा लेकिन Q का मान 1 है क्योंकि आप बात कर रहे हो एकांक आवेश के लिए, ठीक है ना। तो E और अपने पास क्या हो गया इंटू L। समीकरण नंबर 7, हम समीकरण 6 व 7 को शामिल करते हैं तो अपने पास बनेगा E बराबर, E की जगह मान रखा B, V और L। ये अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है जो कि समचुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपसे यहां पूछा जाए इसका सदिश रूप में, इसमें एंगल थीटा उपस्थित हो,
मैं लिख देता हूं, यदि यहां आपके पास कोण थीटा स्थित हो, इसके बीच में v जो वेग है, वेग का लंब घटक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन ने कहा है कि छड़ जो है ना वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान होती है। क्या है? छड़ जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में वेग का लंब घटक आपके पास लिया जाएगा। यदि यहां वेग का लंब घटक v साइन थीटा हो तो आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे E बराबर BVL और साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट्स। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 में इसमें न्यूमेरिकल आया हुआ है और स्टूडेंट उस समय काफी कंफ्यूज रहा था कि सर इसमें थीटा का मान तो आता ही नहीं है, लेकिन थीटा इसने दे रखा है, तो ये फॉर्मूला तो हम कैसे लगाते हैं इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। उसने ये बोला था कि एक छड़ चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 टेस्ला और छड़ की लंबाई 1 मीटर है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो अब स्टूडेंट के दिमाग में किसी में भी ये फॉर्मूला याद नहीं आया उस समय की E बराबर BVL, क्योंकि इसमें तो BVL होता है, साइन थीटा आएगा या कोस थीटा आएगा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं था उसने। लेकिन यहां याद रखिए क्योंकि छड़ जो है लंब दिशा में गतिमान है, ठीक है ना? तो ऐसी परिस्थिति में लंब घटक उपयोग में लिया जाएगा जो कि बनेगा V साइन थीटा। क्षैतिज घटक, वेग का जो क्षैतिज घटक है वह छड़ पर क्रियाकारी नहीं है, वह शून्य है, उसका कोई का प्रभाव आपके पास नहीं है। आपके पास केवल लंब घटक क्रियाशील होने की वजह से आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा E बराबर BVL साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल डिपेंडेंट फॉर्मूला है आपके पास यह। अब देखो आपके पास इस फॉर्मूले के आधार पर आप देखते हैं तो 3 राशि आपको देखने को मिल रही है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है ना, जो कि एक सदिश राशि के रूप में अपने पास है। वेग V, वो भी एक सदिश राशि के रूप में अपने पास है। एक अपने पास लंबाई और प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है ना? यदि हम ये कहें हमारे पास यहां पर कि आप से दिशा ज्ञात करने के नियम के आधार पर अपन बात करें दिशा, तो दिशा के रूप में अपने पास था फ्लेमिंग के नियम। अपना दिमाग जाता है फ्लेमिंग के नियम पर। मैंने आपको तरीका बताया भी था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के नियम अपने पास है। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, लेकिन बाएं हाथ का नियम मैंने आपको बताया था, बायां हाथ लेफ्ट हैंड, फादर, मदर और चाइल्ड, यही नियम है अभी भी आपका। अभी भी नियम यही है, केवल थोड़ा सा रूप बदल जाएगा। हमारे पास फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में देखो ना, दाएं हाथ का नियम है ये, दायां हाथ होता है सीधा हाथ, ठीक है, ये सेम पोजीशन मेरे पास है ना। आपने इसको बोला था फादर, मतलब कि बल, क्या बोला था आपने? फादर। लेकिन यहां फादर नहीं है, यहां क्योंकि आपके पास कोई बल नहीं आ रहा है, आपके पास आ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, चुंबकीय क्षेत्र, वेग और लंबाई और प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हमने ये कहा कि ये तो है फादर, रोक लो इसको, ये अपने पास है चुंबकीय क्षेत्र और ये अपने पास धारा करंट के रूप में, फादर, मदर और चाइल्ड। तो यहां पर हमने क्या किया? मदर सेम, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये भी धारा, लेकिन हमने इसको नाम दे दिया प्रेरित धारा। प्रेरित विद्युत वाहक बल से संबंधित है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया प्रेरित धारा के रूप में। ये भी धारा है, ये भी धारा, अर्थ केवल कंडीशन क्या हो गई? ये प्रेरित धारा बनेगी आपके पास, ठीक है ना। ये फादर को हमने यहां रिप्लेस कर दिया किससे? चालक छड़ की गति V से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसके आधार पर अपने पास बना फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? यदि दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार से व्यवस्थित रख दिया जाए या कर दिया जाए, तीनों परस्पर लंबवत हो, तो अंगूठा चालक छड़ पर लगने वाले चालक छड़ के गति की दिशा अर्थात वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है,
तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी तो मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा अर्थात प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। देखो प्रेरित धारा की दिशा ये मत कहना दिशा, क्योंकि धारा आपके पास एक अदिश राशि है तो आप ही कहेंगे कि प्रेरित धारा इस दिशा में प्रवाह होगी, उसकी डायरेक्शन ये बनेगी आपके पास, ठीक है ना। दोबारा फिर सुन लीजिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि दाहिने हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली प्रेरित धारा को प्रदर्शित करेगी। इस तरह से आपके पास यह फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है। इंपॉर्टेंट तो है, पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इस लेसन में से कोई भी ऐसा पॉइंट आपके पास सिलेबस में से नहीं हटाया गया है जो छोड़ा जाए। पढ़ना इस लेसन को पूरा ही है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है ना। लेसन नंबर 1 से 4 और उनमें से भी कुछ ना कुछ तो कटौती हुई है, लेकिन एकमात्र लेसन आपके पास रहा है लेसन नंबर 9, जिसमें से किसी प्रकार से कोई कटौती नहीं की गई है, इसलिए इस लेसन को पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ही ऑफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेरित विद्युत वाहक बल की और भी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।